हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे मित्रगण साथी हमारी हिंदी साहित्य के अंदर हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। यानी अब तक मेरे प्यारे साथी हमने अपनी क्लास के अंदर पाली साहित्य, वैदिक साहित्य, उन तमाम विषयों पर बात की थी। आज की क्लास का हमारा नया टॉपिक जो रहने वाला है वो लौकिक संस्कृत साहित्य का रहेगा। मैं दोबारा से बता दूं कि आज की क्लास का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो लौकिक संस्कृत साहित्य के ऊपर रहेगा, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम मित्रगण साथियों को बता दूं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी लेवल का हो, अगर लौकिक संस्कृत साहित्य आपसे पूछा जाए तो भैया इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा को समझाइए, मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ इंक्लूड किया है। धीरे धीरे हम इसके ऊपर चर्चा करते चलेंगे। चलिए मेरे भाई, पहला क्या है लौकिक संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें कि एक्चुअल में ये होता क्या है, तो उस पर हम वार्तालाप करते हैं। तो सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर बात चले तुम्हारे लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा के ऊपर, तो इसमें क्या चीज था देखो कि पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाले संस्कृत साहित्य को, अगर पाणिनि द्वारा एक व्याकरण लिखा गया मेरे प्यारे साथी, ठीक है, इसी का अनुसरण करने वाला जो संस्कृत साहित्य है उसी को हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे साथी? लौकिक साहित्य कह देते हैं। यानी पाणिनि द्वारा लिखा गया ये जो व्याकरण है, इसी का अनुसरण करने वाले जो भी संस्कृत साहित्य होगा उसी को हम क्या कह देते हैं? लौकिक साहित्य कहते हैं। अर्थात मेरे भाई दूसरी परिभाषा में कहना चाहूं, कहता जो भी साहित्य वैदिक साहित्यों के बाद संस्कृत में रचा गया था, क्यों कौन सी भाषा में? संस्कृत में, उसे लौकिक संस्कृत साहित्य कहा जाता है। वैदिक किसके बाद में मेरे भाई? वैदिक साहित्य के बाद में, ठीक है ना। यानी उसके बाद में अगर कोई संस्कृत में रचना हुई है तो उसको हम क्या कह देते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य कह देते हैं। सभी वेदों की भाषा वैदिक संस्कृति ही थी मेरे प्यारे साथी। यानी जितने भी वेद, वेद कितने हैं? तो मेरे भाई 4 वेद थे, आपको पता ही होगा। इन 4 वेदों में वैदिक संस्कृति थी, किंतु अंतिम वेद से वह संस्कृत लौकिक संस्कृत की ओर होने लगी। यानी चौथा जो वेद था आपका अर्थवेद, उस वेद के बाद में ये क्या है, किसकी ओर अपना मुख करने लगी? तो लौकिक संस्कृत की ओर अपना मुख करने लगी मेरे भाई, जिसे संधि काल भी कहा जाता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? संधि काल भी कह देते हैं। इसी काल में रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसे आरंभिक लौकिक साहित्य माना जाता है। यानी शुरुआत का लौकिक साहित्य जो है वो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ऐसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनसे माना जाता है। उसके बाद में लौकिक संस्कृति में मेरे भाई अगर बात की जाए तो 48 ध्वनियां थी। कितनी ध्वनियों को इसके अंदर शामिल किया गया? 48। और वैदिक संस्कृति की 4 ध्वनियों के लुप्त होने के कारण, यानी वैदिक संस्कृति की 4 ध्वनियां लुप्त हो चुकी थी मेरे भाई, जो मिली नहीं थी, इसी के कारण इसमें 48 ध्वनियां शेष बच गई थी, अदरवाइज 52। लेकिन यहाँ पर 4 लुप्त होने के कारण यहाँ पर क्या रहेगी थी मेरे भाई? 48 रहेगी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में सामान्यतः निम्नलिखित ग्रंथों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित को शामिल कौन कौन से ग्रंथ है? यहाँ ग्रंथ आएगा मेरे भाई, निम्नलिखित ग्रंथों को शामिल किया गया, जैसे कि रामायण हो गया, पहला ग्रंथ रामायण, महाभारत हो गया, नाटक हो गए, काव्य हो गए, कथा साहित्य हो गए, आयुर्वेद हो गए, वैज्ञानिक साहित्य हो गए, पौराणिक साहित्य हो गए, और आपके भैया उपांग हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई इसके अंदर 8 से 9 10 आपके क्या है ग्रंथों को शामिल किए गए। क्वेश्चन बनता है लौकिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का विवरण कीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का विवरण कीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। आज की क्लास के अंदर मेरे भाई हम 5 ग्रंथ आज की क्लास में करेंगे, बाकी के बचे हुए 4 ग्रंथ हम आने वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, अपनी पहला रामायण के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मेन मेरे भाई हाईलाइट पढ़ना है कि रामायण के कवि कौन थे, इसको लिखने वाले कौन थे, कितने इसमें श्लोक थे। ठीक है, तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य मेरे भाई, यानी वाल्मीकि द्वारा क्या है रामायण की रचना की जाती है। रामायण को आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जो थे उनको आदि कवि भी कह दिए जाते हैं। यानी रामायण को तो आदि काव्य कहा जाता है, और रामायण के जो कवि महर्षि वाल्मीकि है उनको आदि कवि कह दिया जाता है। रामायण को चतुर्विशति संहिता भी कहते हैं। चतुर्विशति क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे भाई इसके अंदर 23,400 कुछ समथिंग इसके अंदर श्लोक थे, यानी जो कि 24,000 माने जाते हैं, क्योंकि नियरेस्ट वाइज 24,000 के थे ना, तो 24,000 होने के कारण इसे चतुर्विशति बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? रामायण को ही चतुर्विशति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 23,440 संस्कृत श्लोक थे, यानी 24,000 के करीब करीब थे। 24,000 के करीब होने के कारण इसे चतुर्विशति बोल दिया जाता है। रामायण में 7 कांड थे मेरे प्यारे साथी,
कितने? 7 कांड थे। कौन कौन से कांड थे? तो बाल कांड था मेरे भाई, अयोध्या कांड था, अरण्य कांड था, किष्किंधा कांड था, सुंदर कांड था, लंका कांड था, उत्तर कांड था। ये 7 कांड थे। मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूं। याद करने के लिए कि बालक था, बालक कहाँ जाता है? अयोध्या। बालक कहाँ गया? अयोध्या। अयोध्या जाने से उसे कहाँ भेज दिया गया? जंगल में यानी अरण्य में भेजा गया। वहां उसकी मुलाकात हुई किष्किंधा से, और किष्किंधा बड़ी सुंदर थी। आपने इमेजिन करना, एक स्टोरी बनानी, बड़ी सुंदर थी, और वहां सुंदर होने के कारण उसे लंका ले गया गया, और वहां जाकर उसे उत्तर देना पड़ा। मैंने कहा पहले बालक था, तो बालकांड हो गया। वहां से वह जाता है अयोध्या में, अयोध्या कांड हो गया। अयोध्या से उसे जंगल जाने के लिए कहा जाता है, जंगल मतलब अरण्य, अरण्य कांड हो गया मेरे भाई। और वहां जंगल में उसकी मुलाकात होती है किष्किंधा से, किष्किंधा कांड हो गया। किष्किंधा बड़ी सुंदर थी, सुंदर से सुंदर कांड हो गया मेरे भाई, और सुंदर कांड थी इसलिए उसे लंका ले जाएगा, तो लंका कांड हो गया। और लंका कांड के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई? उसे उत्तर देना पड़ता है, तो उत्तर कांड हो जाता है। तो ये 7 कांड थे मेरे प्यारे साथी। याद करने के लिए इमेजिन ट्रिक को रखो अपने माइंड के अंदर, ठीक है। कहा जाता है कि उत्तरकांड मूल रूप में नहीं था, यानी पहले की बात की जाए तो उत्तरकांड जो था वो नहीं था मेरे भाई, उत्तरकांड नहीं था, पहले 6 हुआ करते थे, इसे बाद में जोड़कर 7वां कांड बनाया गया था। चलिए मेरे भाई महाभारत पर आ जाइए। इसके बाद में क्या आएगा? महाभारत पर आ जाइए। महाभारत की चर्चा की जाए तो महाभारत को लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी के बीच में संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईस्वी पूर्व के आसपास माने जाते हैं। या शॉर्ट में आप सीधा याद करो तो महाभारत को लिखने वाला कौन थे? वेद व्यास जी थे। श्लोकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा बताई जाती है। ये मेन पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है ना। कहते हैं 400 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। ये लाइन आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगी, ठीक है भैया। आगे चलो। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। किसका? महाभारत भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। यानी महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है, इसी को भारत कह दिया जाता है। इसके पीछे भी कोई मान्यता है वो भी बताऊंगा। और मेरे प्यारे साथी, इसी को महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इसे जय भी कहा जाता है। जय मतलब जय जयकार होना, जीत हो जाना। कि अधर्म के ऊपर किसकी जीत हुई थी? धर्म की जीत हुई थी, सही चीज की जीत हुई थी। यानी धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इसे जय कहा जाता है। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे पर, कहा जाता है कि इतिहास के अंदर कि देवताओं ने क्या किया? तराजू के एक जैसे तराजू देखी होगी आपने, मतलब तागड़ी, अपनी भाषा में तागड़ी सुनी होगी। एक साइड में क्या किया कि आपके चारों वेद को रख दिया गया, एक साइड में हिंदू का ग्रंथ रख दिया गया, भारत ग्रंथ जो था। तो दोनों का वजन किया गया, तो मेरे भाई उन 4 वेदों से ज्यादा इसका क्या था? वेट आया, तो इसको भारत महाभारत कहा गया। देखो, देवताओं ने तराजू के एक पासे में 4 वेदों को रखा, और दूसरे पासे पर क्या किया था? वो देखो, दूसरे पासे पर भारत ग्रंथ को रखा। तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इसी महानता को देखते हुए देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दे दिया था। सिंपल सी फिलोसफी यही है। इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से ही सबसे अधिक प्रसिद्ध होता। तो ये एक छोटी सी कहानी है, एक इमेजिनरी मान लीजिए एक तरीके से। तो वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसलिए इसे सतशास्त्री, ठीक है, ये ऑप्शन टाइप में एमसीक्यू में बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यानी क्या बोला जाता है उसे? चतुर्विशीति रामायण को, और इसको क्या बोला जाता है? सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषेदों के गृहतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय भी देखने को मिलता है। शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, ज्योतिष होगी, युद्ध नीति होगी, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या, धर्म शास्त्र का भी यहाँ पर विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। नाटक के ऊपर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नाटक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा? नाटक। कहता है नाटक शब्द नट धातु से बना है। नाटक की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मेरे प्यारे साथी, कहा जाता है नाटक जो है वो किससे हुआ है? नट धातु से हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। क्या करना होता है? अभिनय करना या नाचना। इसका अर्थ क्या निकलता है मेरे भाई? नाटक नट धातु से बना है, जिसका मतलब होता है या तो कोई अभिनय करना या फिर कोई डांस करना, नाचना, तिंगलिंगलिंग, ठीक है। आगे चलो। कला का उत्कृष्ट रूप काव्य है,
और उत्कृष्टतम रूप क्या है मेरे प्यारे साथी, यानी उत्कृष्ट रूप की बात करें तो वो काव्य हो जाएगा, और उत्कृष्टतम रूप की बात की जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। भरतमुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। भरतमुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो मेरे प्यारे साथी भरतमुनि। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत अच्छा पूछा जाता है। जो अपनी विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। यह महान ग्रंथ नाट्य कला के अतिरिक्त काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य ललित कलाओं का भी विषयगत कोश है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी थी। यानी 4 वेद तो आपको पता ही है, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद तो हमें पता है। और इससे भैया नाटक को क्या कर दिया गया, 5वें वेद की संज्ञा दे दी गई कि अगर 5वां वेद कोई है तो यही है, ठीक है ना। संस्कृत नाट्य साहित्य का विकास क्रमशः वैदिक काल से ही हो गया था। वेदों के पश्चात रामायण एवं महाभारत में भी नाटक के संकेत हमें प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे साथी। महाभारत में रामायण नाटक तथा कुबेर रंगाभिसार नामक नाटकों के नाम आए हैं। कौन कौन से मेरे भाई, तो महाभारत में किस किस के नाम आए हैं, तो यहां पर सुनिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सुनिएगा कि महाभारत में रामायण नाटक और कुबेर रंगाभिसार नामक नाटक आए हैं। दूसरा मेरे प्यारे साथी, महाभारत के विराट पर्व में रंगशाला और नट शास्त्रों का प्रयोग हुआ था। ये पॉइंट बना लेना मेरे भाई। रामायण में नट, नाटक, रंग और नर्तक का अनेक स्थानों पर उल्लेख करने को मिलता है, ये भी कर लेना। पाणिनि ने भी अष्टाध्याय में नाटकों की पूर्व रचना का आभास दिया था। इसके बाद में मेरे भाई पंतजलि ने महाभारत में कंसवध और बलिवध 2 नाटकों का नामोल्लेखन किया। कुछ कुछ पॉइंट है, सारे करने भी जरूरी नहीं थे, 1 से 2 भी कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये था हमारा नाटक शास्त्र, महाभारत यानी नाटक के ऊपर। अब हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा मेरे भाई काव्य के ऊपर। काव्य पर चर्चा करते हैं कि काव्य में क्या कुछ था। चौथा हमारा है काव्य। तो कहता भारत की प्राचीनतम कविताएं संस्कृत भाषा में ऋग्वेद में मिलती है मेरे भाई। कहां पर मिलती है, भारत की प्राचीनतम जो कविताएं हैं वो संस्कृत में किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है, जिनमें प्रकृति की प्रशस्ति में लिखे गए छंदों का सुंदर संकलन है। जीवन के अनेक अन्य विषयों को भी इन कविताओं में स्थान मिला है। आचार्य मम्मट या मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में जिन प्राथमिक लेखकों का वर्णन किया है उनमें भैया मयूर भट्ट, कौन कौन से लेखक मिलते हैं, एक तो मयूर भट्ट मिलेगा, एक बामन मिलेगा, एक बामह मिलेगा, एक विश्वनाथ तथा कुंतक आदि आते हैं। इसमें किसी भी लेखक को काव्य का जनक नहीं बताया गया है। अतः यह निश्चित नहीं है कि काव्य के जनक कौन थे, परंतु इसका प्रारंभ जो माना जाता है मेरे भाई, ये पता नहीं है कि इसके जनक कौन थे, लेकिन स्टार्टिंग जो मानी जाती है वो भरतमुनि से ही कहा जाता है कि भरतमुनि से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात चौथे वाले में बोली जाती है। कथा साहित्य के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो कथा साहित्य क्या चीज है मेरे भाई, उसके ऊपर चलिएगा। आज ये कहता कथा साहित्य की एक जटिल शैली है जिसमें काल्पनिक रचनाओं को शामिल किया जाता है। यानी एक तरीके से काल्पनिक रचनाएं होती है, मनगढ़ंत कहानियां होती है, क्योंकि श्रोताओं के लिए क्या है, एक मनोरंजन का साधन होती है, ठीक है। इनमें साहित्य गुण होते हैं और ये सामाजिक टिप्पणी या राजनीतिक आलोचना करती है। कथा साहित्य के बारे में कुछ और बातें, जो मुख्य बातें हैं वो मैंने यहाँ पर डाली है, वो कौन कौन सी सुनिएगा। तो कथा साहित्य में कथानक के अंदर उपपाठ होता है जो सामाजिक और मानवीय स्थितियों से जुड़े होते हैं, बड़े विषयों की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। कथा साहित्य को आमतौर पर लोकप्रिय वाणिज्य या शैली कथा साहित्य के साथ तुलना की जाती है। कथा साहित्य की किसके साथ में, तो कथा साहित्य को आमतौर पर वही लोकप्रिय या वाणिज्य जो शैली में जो कथा साहित्य होते हैं उनके साथ में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। कथा साहित्य के 3 मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से, एक लघु कथा होती है, एक लघु उपन्यास होता है, एक मेरे भाई सीधा उपन्यास होता है। ये 3 भैया इसके क्या है, प्रकार माने जाते हैं। संस्कृत में भी कथा साहित्य में अगर बात करें तो संस्कृत साहित्य में एक आपकी कौन, परियों की कहानियां आती है। परियों की कहानी या परी कथाएं कर लो। परियों की कहानियां जो लिखी किसके द्वारा, फेरी टेल्स के द्वारा। जंतु कथाएं हमें पढ़ने के लिए मिलती है, वो किसके द्वारा, फेबल्स के द्वारा। और मेरे भाई डायडेटिक्स टेल्स के द्वारा कौन सी मिलती है, तो उपदेश में कहानियां हमें, जैसे 3 प्रकार मुख्य प्रकार की कहानियां इसके अंदर पाई जाती है। ये आपके भैया 1 वीक सीरीज में भी है, वहां पर राइटर ने दिए हुए थे तो वो मैंने आपको दे दी है। कुछ कुछ मेन बातें मैंने आपको बता दी। साहित्य में विज्ञान की सुनिश्चितता नहीं होती है, इसलिए किसी भी साहित्य विद्या को वैज्ञानिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 5 ही ग्रंथ पे बात करेंगे। आगे की बाकी बचे हुए मेरे भाई यानी छठा आयुर्वेद से, वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे।
मेरे प्यारे साथी, अब तक हमारे पावर ऑफ एजुकेशन की अगर किसी ने पावर ऑफ एजुकेशन, मेरे भाई ये प्ले स्टोर के ऊपर लिखना आपने, पावर ऑफ एजुकेशन। अभी तक अगर किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरे भाई। और अभी तक किसी ने अगर बेच नहीं लिया है तो वो भैया अभी तक बेच ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो है जीरो से बेसिक से सारी मात्र 499 के अंदर, मात्र 499 आरएस के अंदर पूरा बैच चल रहा है मेरे भाई आपका पावर ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर। जहां पर आपको क्या क्या मेरे भाई फ्री फैसिलिटी क्या क्या दी जा रही है वो सुनिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरी बातों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में वहां पर आपको इन 499 को एक बार लगाने के बाद में क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे मित्रगण साथी सुनना, ये 499 आप एक बार लगाओगे और 499 के अंदर भैया आपको फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है वो सुनिएगा। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथी, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, उन सब की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। बात यही समझ खत्म नहीं होती। पीडीएफ भी मिलेगी मेरे भाई। ऑल सीरीज जो है आपको मेरे प्यारे साथी, ऑल सीरीज जो मार्केट में आपकी 50 रुपए में आती है, ऑल सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होगी, इसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं होगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर जो गेस पेपर बनाए जाएंगे, जो पिछली बार आपने 200 चार्ज दिया था वो नहीं लगेगा। गेस पेपर जो भी बनेंगे पावर ऑफ एजुकेशन के ऊपर वो आपको भैया बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। प्लस आपको मेरे प्यारे साथी पावर ऑफ एजुकेशन की एक टेक्निकल टीम का नंबर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे रिलेटेड बात कर सकते हो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो वो पूरी जानकारी आपको निकाल कर आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, मोटिवेशन के साथ आपको रखेगी, ठीक है। तो काम बनता है मेरे भाई कि आपको बेच लेने के बारे में। प्लस मेरे प्यारे साथी 200 स्टूडेंट जो पावर ऑफ एजुकेशन को पहले परचेज कर रहे हैं, जो पहले स्टूडेंट, जो 200 पहले स्टूडेंट हैं जो परचेज करेगा, उनके लिए एक छात्रवृत्ति यानी मेरे भाई स्कॉलरशिप, स्कॉलर स्कॉलरशिप का भी एक रखा गया है। स्कॉलरशिप के अंदर क्या रहेगा, 5 इनाम है मेरे भाई टॉप 5 स्टूडेंट के लिए, यानी जो भी पावर ऑफ एजुकेशन में परचेज करेगा और अच्छा स्कोर करता है, टॉप 5 पे आता है, उसके लिए पहला इनाम हमारा 11,000 रुपए रखा गया है। कितना रखा गया है मेरे भाई, 11,000 का रखा गया है। दूसरा इनाम उस बच्चे के लिए 5100 का रखा गया है। तीसरा इनाम मेरे प्यारे साथी उस बच्चे के लिए 3100 का रखा गया है। चौथा 2100 का है और पांचवा मेरे भाई 1100 का है। तो मैं चाहूंगा ये पावर ऑफ एजुकेशन की फैमिली से 5 इनाम जो आपके लिए भरपूर रखे गए हैं, ये आप उसका प्रॉफिट या उसका लुत्फ उठा पाओ मेरे प्यारे साथी। जब भी रिजल्ट आएगा पावर ऑफ एजुकेशन खुद आपका क्या करेगी मेरे भाई, रिजल्ट निकालेगी टीम, टेक्निकल टीम, और आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके टॉप 5 बच्चे जो रहेंगे वो अनाउंस तो मेरे भाई जब यहाँ पर आपको पेमेंट दी जाएगी, यानी सेमिनार होगा, उसी सेमिनार में बताया जाएगा कौन से वो टॉप 5 बच्चे हैं, रिजल्ट दिखाया जाएगा, सारे बच्चों का रिजल्ट दिखाया जाएगा, लेकिन सीधा आपको यूट्यूब पे अनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो एक बहुत बड़ी सोच है, आपका कर्तव्य है कि 499 से देखो जीवन नहीं बदलेगा, 499 से पूरी जिंदगी नहीं निकलेगी मेरे भाई, लेकिन 499 लगाने से आपका जीवन बदल सकता है, ये बात जरूर है। 499 से जीवन नहीं निकलेगा ये श्योरिटी है, लेकिन 499 लगाने से आपका जीवन बदल जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है मेरे प्यारे साथी। आपका रिजल्ट सुधर जाएगा, आपको मोटिवेशन रहेगा, सब कुछ आपके साथ में रहेगा। तो अभी टाइम की बर्बादी करने से अच्छा है घर वालों से कहो कि देखो सूट पे लगाते हो सूट फट भी जाता है? तुम समझते हो मेरी बात को, है एक ड्यू की बोतल 100 रुपए की आती है, पीते हो और खत्म, पीने के बाद समाप्त। तो 499 6 महीने रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, डाउनलोडेड क्लास, 3 टाइप से क्लासेस आपके बीच में रहेगी। तो मुझे नहीं लगता भैया किसी प्रकार से आपका कोई नुकसान है। बाकी आपकी इच्छा है, मोटिवेशन के लिए मेरे लिए इतना काफी था मेरे भाई। अभी के लिए इतने काफी, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, लव यू और टेक केयर, बाय बाय।